हेलो बच्चों, आज 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि रेस्पिरेशन है, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक दूसरा पार्ट है। फर्स्ट हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। अब रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम अपने सांस को जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं इसको एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर खींचते हैं, तब होता क्या है कि वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सारे हिस्सों तक आर्टरीज के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सारे हिस्सों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वीन्स के थ्रू हार्ट के अंदर, हार्ट से लंग्स के अंदर फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में सिंपल इतना होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी श्वसन, सांस लेना। सिंपल प्रोसेस है, हमने की। एक और होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में? वही बात है, ब्रीथिंग में बताया सिर्फ सांस लेना, सांस को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेट करना और डीऑक्सीजनेट करना। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है वो ऑक्सीजन शरीर के सारे हिस्सों की सेल्स के अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन मतलब वो टूटता है और टूट करके जो हमारे शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को बर्न करती है। ग्लूकोज को बर्न करती है ऑक्सीजन। तो उसके लिए, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो सके, तो उसका मतलब होता है रेस्पिरेशन। श्वसन में, ब्रीथिंग में सिंपल हम सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हमने हमारे शरीर के अंदर ग्रहण की है, हमारे शरीर के अंदर खींची है, उस ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी प्राप्त करना, ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में। या हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, ये होता है रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये जो प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार एंटर करती है और बाहर जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, विसरण होता है। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस के, वो क्या करते हैं, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। होता क्या है, जैसे कि कहीं पर भी प्रेशर हो, हीट हो, या मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी किसी भी मात्रा में इम्बैलेंस अगर हो, कहीं पर भी कैसे भी, तो हमारा जो नेचर होता है उसको पूरा बैलेंस करने का पूरा प्रयास करता है। ठीक है, पूरी कोशिश करता है ताकि नेचर के अंदर बैलेंस बना रहे, कोई भी चीज हो जैसे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ पर हमारे शरीर के बाहर, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर के जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन होती है उसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, हमारे शरीर के अंदर लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, और जैसे वो पूरे शरीर के अंदर घूम करके आती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस जब हम बाहर निकालते हैं, हमारे शरीर के अंदर एनवायरनमेंट के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वो हाई कंसेंट्रेशन से हमारे शरीर से, और लो कंसेंट्रेशन यानी एनवायरनमेंट के अंदर बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन यानी दो पाइप है हमारे पास, यदि हमने उसको भरना है तो भरने के लिए हम क्या करेंगे, पानी है ये मान लो ये पाइप है, ये पूरा भरा हुआ है, ये कंटेनर है पूरा भरा हुआ है, ये खाली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक पाइप जोड़ दी। ठीक है, इसको खोल करके पाइप जोड़ दी। होगा क्या, इसके अंदर वाटर जो हाई कंसेंट्रेशन के ऊपर है, या कोई भी चीज हो सकती है, गैस हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी, तो ये हाई कंसेंट्रेशन पर है और ये यहाँ से जाना शुरू होगा, और जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये इस तरफ ट्रांसफर करता रहेगा कि चाहे कोई भी चीज हो। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल वगैरह चलती, कोई भी इंजन चलता है, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक तो फ्यूल चाहिए, दूसरा फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन उस फ्यूल को बर्न करती है ताकि हमें एनर्जी प्राप्त हो सके। एनर्जी यहाँ पर प्रेशर के रूप में प्राप्त होती है ताकि वो जो व्हीकल है हमारा वो चल सके। ठीक है, वो हीट इंजन होता है। यहाँ पे ये कहें कि हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो फायर जैसी ही है।
फायर यानी कंबशन, जो हमने पढ़ा था, किसी भी चीज को जलाने के बाद उससे एनर्जी प्राप्त करना। इसी प्रकार होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन का मतलब हमारे शरीर, सभी के शरीर के अंदर क्या है, फायर है। फायर का मतलब हम ये समझते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जब जाती है तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, और जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके इस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी लेता है, और इस ग्लूकोज को बर्न करके, क्योंकि यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। अब ये जो सनलाइट है, ये इस ग्लूकोज के अंदर, सनलाइट, सन की जो एनर्जी है, वो सन की एनर्जी इस ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हम इसकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें वो जो ग्लूकोज जिसके अंदर सनलाइट की केमिकल एनर्जी, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी स्टोर, यहाँ से जो एनर्जी स्टोर हुई थी, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, उस एनर्जी को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज होती है, और ये रेस्पिरेशन के अंदर होता है। हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, जैसे ये हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस होती है, और हमें जिंदा रखने के वाले बाय प्रोडक्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत थोड़ा सा भी जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमें न सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेने की जरूरत होती है, बल्कि उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की भी जरूरत होती है। यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी कि ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ने के काम आती है, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, ग्लूकोज को जला करके, और जो एनर्जी हमें मिलती है एटीपी के रूप में, जो हमारे शरीर को चलाती है, तो वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ती है ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज को बर्न करती है ऑक्सीजन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं, सेल का पावर हाउस, क्योंकि सेल से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल को एनर्जी देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि दोनों प्रोसेस जो कंबशन होती है, दहन मतलब चीज को जला करके और एनर्जी प्राप्त करना, और एक ये रेस्पिरेशन होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बर्न होता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। दोनों प्रोसेसेस के अंदर क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है, तो रेस्पिरेशन के उसके अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होती है फ्यूल को जलाने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को जलाया, तो मोमबत्ती क्या कर रही है, जब जलती है तो फ्यूल, वो मोम होता है, वो वैक्स होता है फ्यूल, और बाहर जो गैसेस होती हैं उनके साथ वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के साथ साथ वो एक फ्लेम पैदा करती है, एक आग सी जलती है उसके अंदर। तो आग जलती है, जब हम एक बिक्कर को उसके ऊपर ऐसा रख देते हैं इस तरह से मोमबत्ती के ऊपर, तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। अब वो बुझती क्यों है, क्या कारण है, हालांकि अभी भी मोमबत्ती के अंदर फ्यूल है उसको जलाने के लिए, मोमबत्ती के अंदर अभी भी फ्यूल है, लेकिन फिर भी वो बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मोमबत्ती, वो फ्लेम जो है ऑटोमेटिक बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन के बिना जो होती है कंबशन संभव नहीं है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है कब, जो ग्लूकोज को जलाने के लिए, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, ताकि हमें एनर्जी, हमारे शरीर को चलाने वाली एनर्जी हमें प्राप्त हो सके। तो जो कंबशन है और रेस्पिरेशन है वो दोनों एक जैसी रिएक्शन है या एक जैसी प्रोसेस है, हम ये कह सकते हैं। अब हम कुछ ये भी पूछा जाएगा कि जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है, तो ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, तो सीधी सी बात है एक्सोथर्मिक कैसे है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज बर्न होता है, और फिर ग्लूकोज बर्न होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम दो उल्टे किए हुए फ्लास्क लेते हैं कुछ इस तरह से, ये फ्लास्क है, उल्टे कर रखे हैं, ठीक है, दो हैं, ये इसका कैप है, तो इसके अंदर सीड्स ऐड कर देते हैं, सीड्स मतलब बीज, और इसके अंदर भी सीड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर सीड्स हैं, कुछ बीज हैं। यहाँ पे ये जो सीड्स हैं वो हेल्दी सीड्स हैं, हेल्दी का मतलब ये ग्रो हो सकते हैं अगर इनको बोए तो, ठीक है, ये जर्मिनेट हो सकते हैं, और इनके जर्मिनेशन का कोई चांस नहीं, ये जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, ऐसे कुछ सीड्स हैं, डेड सीड। तो दोनों के अंदर यहाँ पे इसके माउथ को कॉटन से हम ढक देते हैं, कॉटन मतलब रुई से। दोनों के अंदर यदि थर्मोमीटर लगाते हैं, थर्मोमीटर, तो जो लाइव सीड्स हैं जिनके जर्मिनेशन का चांस है
उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया, हम ये देखते हैं। तो क्योंकि ये रेस्पिरेशन कर रहे थे, रेस्पिरेशन के दौरान इसके शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बाहर निकाल, जो वो एनर्जी बाहर निकलती है तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन है वो कंबशन जैसा ही है, दहन जैसा ही है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अगर मान लो आप एक मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो आपकी पूरी बॉडी के थ्रू होती है। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर रहने वाला, तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी से इसके शरीर के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज होती है पूरी बॉडी के थ्रू एक बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम बात करें एक अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म की अगर बात करें तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म का जो शरीर होता है, जैसे मिट्टी में रहने वाला जो कीड़ा होता है वो अर्थवर्म जो कि रेंगता है, वो भी अपनी पूरी स्किन के थ्रू, जितनी उसकी स्किन होती है पूरी स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है। ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज होती है उसके पूरे शरीर के थ्रू, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अर्थवर्म एक कीड़ा, इन दोनों की ऐसी कंडीशन क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो एक पहली चीज है कि इनकी जो बॉडी है, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो वो काफी बड़ा होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि एनर्जी ज्यादा मिल सके, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जा सके, जिससे जो फ्यूल है वो ज्यादा जल सके, बर्न हो सके और उससे एनर्जी ज्यादा मिल सके। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काफी बड़ा होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया काफी बड़ा होना चाहिए। और दूसरा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अगर इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें होना क्या चाहिए, इसके जो सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट का मतलब नमी वाला, थोड़ा सा गीला होना चाहिए ताकि आसानी से ऑक्सीजन उसके अंदर ट्रांसफर हो सके, डिफ्यूज हो सके। अब ऐसा करना सभी जीवों के लिए आसान नहीं होता, हमारे लिए गिल्ला रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए हमारे पास लंग्स के पेयर होते हैं ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के काम आए। हम वार्म ब्लडेड हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं। हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए, उसके साथ साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। हम अपने शरीर को अपने हिसाब से अपने टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ज्यादा या कम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की अंदर खींचने की जरूरत होती है, जो काम करते हैं हमारे लंग्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि इस ऑक्सीजन को कवर करता है। और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यदि आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड का मतलब यदि आप मच्छर हैं या मक्खी हैं, इंसेक्ट्स हैं या कीड़े हैं, तो आपके अंदर क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर, जैसे ये आपका माउथ है और ये बॉडी और ये उसके बाद ये पूरी बॉडी, उसके बाद ये कुछ ऐसा होता है। तो हमारे इसके शरीर के अंदर यहाँ पर वाल्स होती हैं, नलियां होती हैं जिनको स्पेरिकल्स बोलते हैं। और ये स्पेरिकल्स अंदर जाकर के ट्रिकिया, जो कि इनकी विंड पाइप होती है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से इन स्पेरिकल्स के थ्रू डिफ्यूज होती है इसके शरीर के अंदर और शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंच करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके इन स्पेरिकल्स के थ्रू वो बाहर आ जाती है। यदि आप एक आर्थ्रोपोडा, ये सारे जो हैं एनिमल्स वो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इस तरह की कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर होते हैं। उसके बाद यदि आप एक फ्रॉग हैं तो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग अपनी स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है और स्किन के साथ साथ उसके पास एक बेसिक वर्जन होता है लंग्स का, उसके पास लंग्स भी होते हैं पेयर के रूप में, 2 लंग्स होते हैं मेंढक के पास, फ्रॉग के पास। इसके बाद यदि आप एक फिश बन जाते हैं, फिश के अंदर क्या होता है, फिश पानी में रहती है तो बाहर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, श्वसन की जो तंत्र होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो अपनी डिजोल्व फॉर्म में होती है, पानी के साथ मिली हुई होती है। तो उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है फिशेज को, तो उसका जो सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो अलग होता है। इसमें क्या होता है कि पानी को यहाँ पे लंग्स या डिफ्यूजन के थ्रू होती है, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे यहाँ पे स्किन या ट्रिकिया या हम कह सकते हैं स्पेरिकल्स और इनके थ्रू होती है रेस्पिरेशन, उसमें उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स होते हैं, गलफड़े। तो गलफड़ों के द्वारा जब पानी उसके गलफड़ों के ऊपर से, गिल्स के ऊपर से पास करवाया जाता है, जब वो जैसे तैरती है तो पानी उसके गलफड़ों के ऊपर से, गिल्स के ऊपर से पास होता है।
तो पानी जो ऑक्सीजन होती है उसकी डिजोल्व फॉर्म में होती है, उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो गिल्स, और उसके साथ साथ वो जिंदा रहती है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आगे की क्लास में।